Hello, good morning, all of you. We will start this session in 5 minutes.
Hello, good morning, all of you. Oh, I am audible. Yes, ओके, तो स्टार्ट करेंगे। माय नेम इज आशीष मौर्य yes, you're और मेरे साथ साई कुमार है और हम दोनों ये सेशन कंक्लूड करेंगे। तो साथ में आज हम डिस्कस करेंगे कि आप सभी को पता होगा कि मार्च मंथ में कौन कौन से टेलविंड्स आए, जैसे रशिया मतलब ऑयल की क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और भी बहुत सारे चीज़ें हम लोग एक साथ में सब कनेक्ट द डॉट्स करेंगे। पहले डेटा की बात करेंगे। डेटा से हम लोग चार्ट पे आएंगे कि हमको चार्ट चार्ट में से क्या लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में कौन सी साइड्स में रैली आ सकती है और एक्सपेक्टेड या बॉटम हुआ कि नहीं हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा वेबिनार का एजेंडा रहेगा, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल माइक्रो ओवरव्यू, मार्च महीने में ग्लोबली क्या सीन, क्या हुआ, क्या मतलब कौन कौन सी इवेंट्स हुई, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेक्टर देखेंगे, फिर इंस्टीट्यूशनल फ्लो देखेंगे, बाद में इंडियन इंडाइसिस देखेंगे। फिर उसके बाद इंडियन इंडाइसिस में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, उस मतलब ऑन द चार्ट बेसिस से क्या लग रहा है। फिर उसके बाद गोल्ड सिल्वर का व्यू देखेंगे, फिर स्टॉक स्पेसिफिक, फिर लास्ट में कंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मंथ में मार्च मंथ में बहुत सारी चीज़ें घटित हुई है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस शॉक हुआ है। फिर रेट एक्सपेक्टेशन, जैसे फेड की सबको पता था कि रेट कट होने वाला था, वो हुआ नहीं, स्टॉप कर दिया। फिर जैसे डिफेंसिव, जैसे फार्मास और डिफेंस के स्टॉक्स अच्छे खासे, जब मार्केट गिरता है तो डिफेंसिव सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है ग्लोबल, अक्रॉस ग्लोबली, तो वो देखने को मिला। निफ्टी फार्मा कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। तो आज हम क्या कवर करेंगे, तो ये उसका एजेंडा है। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि द बिग स्टोरी, मतलब सबसे बड़ा ये मंथ का जो 28 फेब मंथ एंड में शायद चालू हुआ था, जिसमें मिडिल ईस्ट एनर्जी शॉक था, जिसके बीच में रश यूएस इजराइल स्ट्राइक, मतलब स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज पे उन लोगों ने अटैक्स वो सब चालू किए थे। फिर सेकंड पार्ट में देखेंगे ऑयल एंड एनर्जी मार्केट में मतलब क्या हो रहा है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे ग्लोबल इक्विटीज में। ग्लोबल इक्विटीज में हम देखेंगे S&P 500, यूरोपियन, मतलब ओवरऑल ग्लोबल इक्विटीज का क्या सिनेरियो, मतलब कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो देखेंगे। फिर सेंट्रल बैंक्स के ऊपर आएंगे कि उसमें कौन सा, जैसे अपने हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ जापान, फिर फेड के रेट एक्सपेक्टेशन जो इवापोरेट हो चुके हैं, मतलब चांसेस बहुत कम है कि यहाँ से रेट कट आएगा। फिर बाद में हम इंडियन मार्केट्स पे आएंगे। इंडियन मार्केट्स में हम लोग देखेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, रुपीस का थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर FIDI का फ्लो देखेंगे। फिर इन्वेस्टर बिहेवियर, मतलब कैसा इन्वेस्टर बिहेवियर रहा, मतलब कितना इनफ्लो आउटफ्लो आया वो देखेंगे। फिर लास्ट में, मतलब लास्ट सेकंड में देखेंगे लेट मंथ डी एस्केलेशन, मतलब पार्शली रिकवरी देखने को मिली हमको। अभी आप सबको पता होगा कि हम लोग जो 22,400 से एक शॉर्ट टर्म बाउंस आया था, मतलब 2-3 टके का, तो वो देखने को मिला। फिर बाद में हम लोग देखेंगे ग्लोबल ग्रोथ, मतलब इन्फ्लेशन और डैशबोर्ड, उसका डैशबोर्ड देखेंगे। अपना जो रियल GDP है फोरकास्ट किया था उसका और इन्फ्लेशन देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द बिग स्टोरी, मतलब सभी को पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट इवेंट था, मतलब जो वॉर चल रहा था तो उसकी बेसिस पे रशिया US और इसराइल का स्ट्राइक, मतलब अटैक होना एक सबसे बड़ा इवेंट था 2000 मार्च महीने का। तो वो डिस्कस करते हैं कि मिडिल एनर्जी स्टॉक, मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि तो फेब 28 को US और इसराइल ने ज्वाइन किया स्ट्राइक ईरान पे। फिर आप देखोगे कि फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द मार्च में स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में एक मतलब एस्केलेट कर दिया था कि यहाँ से चांसेस, मतलब बंद कर दिया था का रूट, कि यहाँ से ऑयल दूसरी कंट्रीज में नहीं जाएंगे। तो उसी टाइम आप देखोगे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में अच्छा एक बाउंस आया था, तो 120 पर बैरल स्पाइक गया था। फिर बाद में मिड ऑफ उसके सेकेंड वीक में आएंगे, मार्च मार्च 6 to 10, तो उसमें इसराइल स्ट्राइक हिट्स ईरान, मतलब उसमें गैस फील्ड है जिससे 17% का LNG एक्सपोर्ट होता, तो कैपेसिटी से डैमेज हो चुका था जो इसराइल के स्ट्राइक की वजह से। फिर मिड ऑफ द मार्च में, यह जो 11 से 20 डेट के बीच में ग्लोबल सप्लाई ड्रॉप हुई थी, जिसमें रिफाइनरी कैपेसिटी शट डाउन हुई थी, फ्लाइट कैंसिल हुए थे अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, मतलब ये सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे थे। फिर एंड ऑफ द मार्च में 23 तक आते आते
पार्शियली डीएस्केलेट किया था, सिग्नलिंग मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। फिर अभी करंटली आप देखोगे तो 107 बैरल पर ट्रेड कर रहा था क्रूड ऑयल। और इसराइल ने भी चांसेस दिया कि हम लोग रीओपन करेंगे अपना जो रूट था स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स वो सब। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि ये वॉर जल्दी एंड हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ऑयल एंड एनर्जी मार्केट की। ऑयल ने एक हाई बनाया था 125 का मार्च में, जो लास्टली वो क्लोज दिया है उसने 107 पर बैरल। सप्लाई जो लार्जली शॉक जो गल्फ वॉर हुआ था उसमें एक का हुआ था 17%, सेवन जो से अप टू आउटरेज मतलब -17% जो ग्लोबल कैपेसिटी थी, एलएनजी कैपेसिटी लॉस्ट हो गई थी इस वॉर की वजह से। मतलब उसमें की डेवलपमेंट्स क्या हुए थे, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स नियरली क्लोज, डिस्टर्ब मार्केट टाइम रूटिंग, एडिंग 15 to 20 बैरल पर शिपिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम में ट्रेड कर रहे थे। एलएनजी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी, एक्सपेक्टेड ग्लोबल क्रूड ऑयल डिमांड भाई मतलब ग्लोबल क्रूड ऑयल का जो एलएनजी का अपने अपने भी सब देखा होगा कि क्राइसिस चल रहा था कहीं ना कहीं। अपने भी फेस किया हुआ, जो जैसे रेस्टोरेंट्स हो सबने भी फेस किया कि हमको एल एल एलपीजी सप्लाई जो बहुत कम हो गया था। नॉन ओपेक प्लस प्रोड्यूसर रैंपेज आउटपुट बट ऑफसेट ओनली पर्टिकुलर शॉर्टफॉल। फिर ग्लोबल एयरलाइन सेक्टर में भी री आउटिंग ऐड किया था, उसमें भी कहीं ना कहीं 8 to 14 बिलियन इज एस्टिमेट एडिशनल फ्यूल कॉस्ट। मतलब जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ा तो कहीं ना कहीं ये सबसे मेन अपना जो ग्लोबल एयरलाइंस वो सबसे ज्यादा मतलब शॉक लगा था कि उसमें एडिशनली जो कॉस्ट होता वो बढ़ बढ़ गया था। अब बात कर देंगे ग्लोबल इक्विटीज की। ग्लोबल इक्विटीज में आप कहीं ना कहीं देखोगे सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से कहीं ना कहीं सबने अंडर परफॉर्म किया है। तो आप डाउ जोन्स देखोगे, डाउ जोन्स कल के क्लोजिंग के बेसिस पे हमने लिया हुआ है, पूरे मार्च महीने में 7% का अंडर परफॉर्म किया था। S&P 500 ने भी कहीं ना कहीं 6.50% से अंडर परफॉर्म किया। नेस्डेक 6.20% से किया। फिर डेक्स देखोगे आप कहीं ना कहीं 11.58% से। और निके देखोगे तो 11.8% से। हैंगसेंग देखोगे तो -6.3%। और निफ्टी और सेंसेक्स ने भी कहीं ना कहीं अराउंड 9.5% से अंडर परफॉर्म किया ग्लोबली ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस। सारे इंडेक्स और सारे मार्केट मतलब ओवरऑल जो मार्केट है ग्लोबली, तो उन्होंने अंडर परफॉर्म किया था हार्डली 8 to 9% के अराउंड। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक्स की। सेंट्रल बैंक्स ने रेट कट जो था वो पॉज कर दिया है। फेड रिजर्व का जो करंट रेट है 3.5 से 3.75% के बीच में। कट एक्सपेक्टेशन फुल्ली प्राइस आउट, हाइक इज एमर्जिंग इफ एनर्जी शॉक प्रिसिस्ट बियॉन्ड। मतलब लास्ट मीटिंग में फेड ने क्लियर क्लियर बोला था कि अभी तक हमको कुछ यहाँ से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यहाँ से रेट कट करेंगे। अगर चांसेस हुआ तो रेट हाइक भी हो सकता है अगर ये ऐसा क्राइसिस चलते रहे तो। सेम यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी अपना करंट रेट उसका 2.25% का है। उसने भी इन्फ्लेशन को रीएक्सिलेट किया कि इन्फ्लेशन को कंसर्न देते हुए कहा कि हम लोग भी अपना यहाँ से रेट कट नहीं करेंगे। और ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट किया कि यहाँ से चांसेस है कि हम लोग का हमारा रेट बढ़ा सकते हैं आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन और सभी चीज़ों को लेके। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी उसका करंट जो रेट है तो 4.25% का है। उसने भी सेम वही कमेंट्री दी थी कि चांसेस है कि यहाँ से रेट कट एक्सपेक्ट नहीं होगा आने वाले क्वार्टर्स में। बैंक ऑफ जापान ने भी आप देखोगे तो उसने करंटली अभी एक करंटली उसका जो है 4.25% है। उसका एडेंस इन्फ्लो इम्पोर्ट इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ रहा है और बैंक ऑफ जापान वॉचिंग मतलब उसको अच्छे से वॉच कर रहा है कि मतलब उसका जो करेंसी है वो भी अच्छे खासे मंथ ऑन मंथ में डिक्रीज होता जा रहा है, तो चांसेस है कि वो भी आगे जाके रेट कट नहीं करें। अब बात करते हैं कि मार्केट में हमको यहाँ से मतलब ओवरऑल क्या था मार्केट में मार्च महीने के लिए। तो मंथ निफ्टी ने कहीं ना कहीं अराउंड 7.4% का मंथ ऑन मंथ में 11 मंथ हीट किया था लो 23 मार्च को। और सेंसेक्स में भी 9% का था, उसमें 13% डाउन था।
अब यूएसडी आईएनआर देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है अभी मार्च में, अभी करंटली ये महीने में हिट किया, जो करंटली है 19.39 का, कल के क्लोजिंग बेसिस पे हमने लिया है। और आप देखोगे कि एक और कंसर्न है, जैसा कि आप जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशन का रिस्क रहता है। तो एफआई ने करंटली 1.1 1.12 ट्रिलियन ऑफ आउटफ्लो किया है, मतलब मतलब रिकॉर्ड हाई है अभी तक का ये मार्च महीने में। तो जैसा कि आप देखोगे कि अगर कोई इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसमें चांसेस रहता है कि जो से मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो अपने कंट्रीज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। आप ये उसके सामने आप देखोगे कि डॉलर इंडेक्स में भी करंटली अच्छा खासा एक मूव दिया था। तो और उसका यूएसडी 10 ईयर बॉन्ड डील भी अच्छा खासा एक मूव देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं कॉशियस स्टांस था। तो बाहर की कंट्रीज से ज्यादा खुद की कंट्रीज अट्रैक्टिव लगने लग जाती है ये सब जो सिनेरियो होता है। तो बाद में की इवेंट्स जो हुए थे 23 मार्च को आप देखोगे तो निफ्टी ने अच्छा खासा एक गैप डाउन देखने को मिला था, जो 22,500 से लेकर 22,600 में, जिसमें 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाइप अप हो गया, एक सेशन में हो गया था। फिर बाद में 24 को एक अच्छा खासा अपने को रिबाउंड देखने को मिला था। उसमें आप देखोगे कि एक न्यूज थी, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि 5 डे हॉल्ट ऑन ईरान स्ट्राइक। मतलब ये न्यूज की वजह से अपना निफ्टी अच्छा खासा ओपन हुआ था। फिर वही 25 मार्च को आप देखोगे कि 2 दिन का गेन सस्टेन किया था निफ्टी ने, और अब उसने अच्छा खासा एक रिबाउंड, सब यहाँ से पॉजिटिव हो गए थे कि अब चलो यहाँ से रिवर्सल आया, जो क्लोज दे दिया 23,000 के ऊपर। फिर बाद में 26 को तो हॉलीडे था। फिर अभी करंटली एक और चीज है, इंडिया का पीएमआई फेल हुआ है, 56 वीक है सिंस अक्टूबर 2022 से। अभी करंटली आपने कल ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम लोग को यहाँ से एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल और डीजल 10 रुपीज के अराउंड कट कर रहे हैं ड्यू टू एनर्जी कुशन ऑफ एनर्जी स्टॉक्स के लिए। फिर अब लास्ट में देखेंगे कि लेट मंथ डी एस्केलेशन एंड व्हाट टू वॉच, पर यहाँ से क्या हुआ, फिर लास्टली ये दो लास्ट वीक में, तो यहाँ से क्या करना चाहिए। इसराइल ने अनाउंस किया था कि वो अपना स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स हॉर्मुज कॉमर्शियल टैंक के लिए ओपन करेगा। फिर यूएसडी 10 ईयर यील्ड जो डीप हुआ था 4.37 ऑन मार्च, तो वह कहीं ना उसका पीक था 4. अच्छा एक अच्छा मतलब रिलीफ देखने को मिला। ब्रेंड क्रूड ऑयल भी अच्छा खासा अपने को 10% डिस्काउंट में मिला, फिर वापस अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला और ऑल टाइम हाई से स्पाइक आया था। जो इक्विटी में भी अच्छा खासा रोटेशन देखने को मिल रहा है, मतलब अब देखोगे कि करंटली अभी स्मॉल कैप मिड कैप अच्छे खासे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। फिर नेस्डेक ने भी आउट परफॉर्म किया लास्ट वीक में। फिर की रिस्क टू मॉनिटर गोइंग फॉरवर्ड, मतलब यहाँ से क्या रिस्क हो सकता है आने वाले महीने में, तो थोड़े टाइम के लिए। तो सबसे पहला रिस्क रहेगा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन रहेगा, और उसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो स्पाइक नहीं आना चाहिए या तो ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए। स्टिकी इन्फ्लेशन रिस्क है, एनर्जी शॉक फीड्स टू सीपीआई विथ 6 to 8 वीक लैग, मई जून प्रिंट्स विल बी क्रुशियल फॉर अ सेंट्रल बैंक पाथ। मतलब जो एनर्जी शॉक्स जो आया था करंटली नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को लेके, तो कहीं ना कहीं वो कंसर्न रहता है कि हमको जनरली आने वाले टाइम में कि हम लोग का रेट कट्स एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कोई भी कंट्रीज से या कोई भी सेंट्रल बैंक से। अर्निंग सेशन सबसे बेस्ट पार्ट है, अर्निंग सेशन आने वाला है हमारा, तो क्वार्टर अर्निंग सेशन आने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे, आप देखोगे कि अपना कॉर्पोरेट अर्निंग कहीं ना कहीं अच्छा खासा सस्टेन है। तो आने वाले टाइम में अगर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अपना मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म करेगा ही करेगा। और यहाँ से पॉसिबल है कि हम जो भी स्टॉक्स वो सब है तो चांसेस है कि वो अच्छे खासे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में अच्छा खासा हमको मूवमेंट देखने को मिले। फिर एलएनजी मार्केट टाइटनेस, कटर कैपेसिटी लॉस इन स्ट्रक्चर, यूरोप एलएनजी रीफिल सेशन फेसिंग हेडविंड्स थ्रू अ समर। मतलब अभी समर आने वाला है तो आप सभी को पता है कि एलएनजी को स्टोर करना एक काफी टफ टास्क होता है। तो वो कहीं ना कहीं वो एक एक वो भी कंसर्न रहेगा, वो भी वॉच करना रहेगा, उसकी इन्वेंटरीज को वॉच करे उस सबको लेके। अब बात करेंगे ग्लोबल ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन की। आप देखोगे वर्ल्ड ग्रोथ है जो 3% से है, ये जनरली 2016 का है। यूएस का 2% से, चाइना का 5% से, इंडिया का 6% है।
कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडिया एक अच्छी खासी पोजीशन में है। तो आने वाले टाइम पे एक इंडिया एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा कि यहाँ से अच्छा आउट परफॉर्म करे। फिर इन्फ्लेशन देखेंगे तो इन्फ्लेशन में भी इंडिया का इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली एक स्टेबल है, मतलब 4% के अराउंड घूम रहा है। बाकी सब कंट्रीज का देखोगे कि यूरोप का है 2% का है, यूएस का है 2%, फिर यूएस सीपीआई का 3% है। मतलब ये व्हेन वॉर मीट्स द मार्केट, मतलब जब जब वॉर हुए, एक डेटा आपको इसके बाद मैं शेयर करूंगा कि जब जब वॉर हुआ है, एक हमको वहां से एक इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे इस साइड देखोगे तो निफ्टी है, सेंटर में मिड कैप 150 है और स्मॉल, उसके बाद में स्मॉल कैप 250 है। अच्छे खासे मतलब नीचे अंडर परफॉर्म किया है। निफ्टी ने 14% -14% का हमको ऑल टाइम हाई से नीचे डाउन देखने को मिला। सेम विथ मिड कैप निफ्टी 14% के अराउंड हुआ है। वहीं स्मॉल कैप निफ्टी देखोगे तो 24% के अराउंड हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से मार्केट इन्वेस्टर के लिए, या जो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में नहीं परफॉर्म किया इस टाइम में, तो आने वाले टाइम में वो बेटर अपॉर्चुनिटी देख के वो दूसरे को स्टॉक्स में देखे। ये शॉर्ट टर्म फियर लॉन्ग टर्म गेन्स, मतलब ये जनरली ये एक बैक्टर मतलब ऑलरेडी डेटा है। जब जब वॉर हुई है तब तक निफ्टी और सेंसेक्स ने अच्छे खासे करेक्शन देखने को मिले। फिर वहां से आने वाले मतलब आने वाले टाइम में जैसे 1 मंथ 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में अच्छा खासा हमने को मूवमेंट देखने को मिला है। आप करंटली देखोगे सेंसेक्स का 2001 में पार्लियामेंट्री अटैक में जो 13 दिसंबर को 2001 में हुआ था, निफ्टी ने कहीं ना कहीं 24 दिसंबर को लो बनाया और ऑलमोस्ट 12% का करेक्शन देखने को मिला। बाद में ड्यूरिंग वीक ड्यूरेशन 4 वीक तक चला था। उसमें बाद में आने वाले जब करेक्शन पैनिक लो बना, उसके बाद से जो 1 मंथ का जो रिटर्न था अच्छा खासा 7.9% देखने को मिला। फिर वहीं सामने उसके सामने देखोगे 3 मंथ्स का 17%, 6 मंथ्स का 24.8% का था। फिर 2008 में वहीं देखोगे कि 2016 16/11 मुंबई अटैक हुआ था। उसमें निफ्टी ने भी अच्छा खासा करेक्शन देखना 10% का मिला था और वो 3 वीक्स तक चला था जो करेक्शन था। फिर पीयूष जी, ये क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में कंक्लूड करेंगे, मतलब लेंगे सब Q&A करेंगे, तब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो सर। तो स्टार्ट फिर वापस मैं आऊंगा कि आप देखोगे कि बाद में सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था, जो इवेंट था सर्जिकल स्ट्राइक 18 सितंबर को हुआ था, उसमें भी मार्केट ने टू मतलब करेक्शन देखने को मिला था। तो बाद में उसने देखो कि 6 मंथ्स में 11.1% का दिया। पुलवामा अटैक हुआ था जो उसमें मार्केट ने भी 2.3% का, उसके बाद 5% का विद इन अ मंथ दिया था, और 3% का 9.5 दिया था, और 15% का विद इन अ 6 मंथ्स दिया था। फिर अभी करंटली आप बात करो 2023 2024 की, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो उसमें देखोगे तो उस मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था अपने को। तो वो 2 वीक तक चला था। उसके बाद देखोगे कि मार्केट ने लास्ट 6 मंथ में 18% का रिटर्न दिया। फिर ईरान इसराइल का भी था, उसमें आप देखोगे तो मार्केट ने भी उसमें भी करेक्शन देखने को मिला। बाद में 6 मंथ के बाद 12.6% का अपने को रिटर्न मार्केट में एक्सपेक्टेड देखने को मिला। करंटली अभी भी हम वही सिनेरियो पे है, मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ गया अराउंड 14%। सेंसेक्स में भी 15 या 16% जैसा करेक्शन आया मोटा मोटी। तो चांसेस है यहाँ से एक हम लोग एक शॉर्ट टर्म या आने वाले पोर्टफोलियो के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से पोर्टफोलियो अपना बिल्ड कर सके, और चांसेस है कि यहाँ से मार्केट आउट परफॉर्म करे। अब बात करेंगे, अब चार्ट्स के बात करेंगे। मार्केट मतलब उसमें देखेंगे अब ओवरऑल निफ्टी के सेक्टोरियल टॉप गेनर देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल फ्लो देखेंगे, फिर से निफ्टी और सेंसेक्स के सीजनलिटी देंगे, रिलेटिव वैल्यू रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे कि यहाँ से कौन सा सेक्टर अच्छा है। फिर ग्लोबल मेजर वो तो हमने डिस्कस कर लिया, असेट क्लास परफॉर्मेंस देखेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखते हैं मार्च महीने की। तो करंटली आप सभी को पता है कि एफआई कंटिन्यूसली सेलिंग में है। तो ये मंथ में भी अच्छा खासा इन लोग ने सेलिंग किया हुआ है। उसके सामने आप डीआई ने भी अच्छा खासा सपोर्ट दिया मार्केट को। तो कंटिन्यू एफआई ने आप देखोगे तो लास्ट 2025 जुलाई से लेके अभी तक करंटली सेलिंग में ही है।
तो चांसेस है अगर एफआई यहाँ से वापस आते हैं तो चांसेस है यहाँ से देखने को रिवर्सल मिल सकता है। अभी करंटली आप देखोगे मार्च के स्टार्टिंग मंथ में या फेब टू या मार्च के स्टार्टिंग मंथ में अपने को एफआई ने बाइंग देखने को मिला था, तो मार्केट ने भी अच्छा खासा एक पुल बैक दिया था ऊपर। सेक्टर्स की बात करें तो एक भी सेक्टर पॉजिटिव में अभी कल के क्लोजिंग के हिसाब से पॉजिटिव में क्लोज नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं सबसे आउट परफॉर्म तो नहीं बोलूंगा, मतलब लेस करेक्टिव में निफ्टी फार्मा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला डिफेंसिव और डिफेंसिव सेक्टर्स अच्छे खासे चलेंगे, जिसमें आप देखोगे ग्लेनमार्क ने भी अच्छा खासा पैटर्न ब्रेकआउट दिया था। अभी रिसेंटली ग्रेन्यूल्स भी अच्छा खासा चला था। आने अभी करंटली आप स्टॉक्स पिक्स में देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही हमने स्टॉक्स सिलेक्शन किया हुआ है। हाईएस्ट निफ्टी पीएसयू बैंक्स में हमको करेक्शन देखने को मिला, जो 15.94 का है। तो कहीं ना कहीं सारे सेक्टर रेड में क्लोज हुए हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि एक चांसेस है, तो एक रिबाउंड देखने को मिला। और मोस्टली सब जो 10% से ज्यादा गिरे हुए स्टॉक्स कहीं ना कहीं उस पर एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है और ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल रहे हैं सब। अब निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर की बात करेंगे, जिसमें हाईएस्ट टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने 20% से माइनस में हुआ था, अंडर परफॉर्म किया था। एलएनटी ने भी 16% अंडर परफॉर्म किया। मारुति ने भी अंडर परफॉर्म किया था 16% से। श्रीराम फाइनेंस ने भी 16% से अंडर परफॉर्म किया। अदानी एंटरप्राइजेस ने भी 15 के अराउंड परसेंट और एसबीआई ने भी 15% से अंडर परफॉर्म किया था। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया अच्छा खासा एक मूवमेंट देखने को मिला था, एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट था उसके अंदर, और एक लॉन्ग टर्म असेंडिंग ट्रायंगल, सॉरी फॉलिंग कैंडल, और आरएसआई भी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम में था। तो इसलिए उसकी वजह से कोल इंडिया में 3.36% से आउट परफॉर्म किया। और जनरली एक और चीज थी इसके अंदर कि एलएनजी के शॉर्टेज की वजह से कोल्स का कि जैसे पुराने पुराने टाइम पे सब कोल यूज करके मतलब फूड प्रिपेयर वो सब करते हैं, तो उसकी वजह से कोल्स की डिमांड भी बढ़ी, तो उसकी वजह से कोल इंडिया में अच्छा खासा टेक्निकल प्लस दोनों न्यू ये कंबाइन करके अच्छा खासा उसने देखने को मिला क्रम। सन फार्मा जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिफेंसिव स्टॉक्स चला था, तो 3.32% से उसमें। टेक महिंद्रा में भी 4.46 से। फिर ओएनजीसी ने भी 0.5% से दिया था। डॉक्टर रेड्डी ने कहीं ना कहीं न्यूट्रल में, और एनटीपीसी ने भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल में एक रिटर्न दिया। अब बात करते हैं रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कौन सा है कि आने वाले वीक में देख सकते हैं। जनरली आरएसआई सभी सभी को पता होगा कि रिलेटिव अगर 60 के ऊपर रहता है तो एक आउट परफॉर्म कर सकता है, और 40 के नीचे रहता है तो अंडर परफॉर्म कर सकता है। मतलब ये बेसिस पे हमने ये स्टॉक्स लिए हुए, मतलब सॉरी सेक्टर्स लिए हुए। तो करंटली आप देखोगे तो निफ्टी फार्मा, निफ्टी सीपीएससी, निफ्टी मेटल, निफ्टी हेल्थ केयर, कहीं ना निफ्टी मेटल तो कहीं ना कहीं एक नियरली ट्रेड 60 के अराउंड ट्रेड करे, तो यहाँ से चांसेस अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो ये सेक्टर चल सकते हैं। बाद में आप देखोगे तो इसमें ये जो 40 के नीचे स्टॉक्स है कहीं ना कहीं वहाँ पे आप रिवर्सल देख सकते हो, जैसे निफ्टी ऑटो। करंटली निफ्टी ऑटो की बात करूँ तो निफ्टी ऑटो भी तो उसके आरएसआई 38.1 के अराउंड है। तो करंटली लास्ट टाइम जब जीएसटी की न्यूज आई थी तो आप सभी को पता है कि एक उसने कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट दिया था, तो अच्छा खासा रैली देखने को मिला। तो अगर वहां से डीप आया, करंटली वो लेवल पे ट्रेड करा है, तो निफ्टी ऑटोस में अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की सीजनैलिटी की। अप्रैल मंथ में, मतलब जनरली एक ऐसा होता है कि रेशियो होता है पास्ट डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट करके कि लास्ट 10 ईयर्स में अप्रैल मंथ में निफ्टी और सेंसेक्स ने क्या रिटर्न दिए थे, और क्या प्रोबेबिलिटी होती है, और उसका एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, और क्या पॉजिटिव रेशियो आता है, क्या नेगेटिव रेशियो आता है। तो बात करते हैं सेंसेक्स की, सॉरी निफ्टी की। निफ्टी में देखोगे लास्ट 11 ईयर्स से उन्होंने अच्छा खासा एवरेज 2% का परफॉर्मेंस दिया है, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव रेशियो 60% के अराउंड है। तो और बाद में सेंसेक्स में देखोगे तो सेंसेक्स में मोटा मोटी 1.80% का एवरेज गेन देखने को मिला है अप्रैल मंथ में। पॉजिटिव रेशियो 62% का है। तो इससे मोटा मोटी हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से चांसेस है कि अप्रैल मंथ में एक अपने को रैली देखने को मतलब रैली देखने को मिल सकती है अपसाइड में, जिसका डेटा भी फेवरेबल डेटा भी साथ में कंबाइन है।
चार्ट्स की बात करेंगे, चार्ट्स की इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये डेटा क्या चार्ट्स पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो अब स्टार्ट करते हैं चार्ट्स पे। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने करंटली जो ऑल टाइम हाई बनाया था, जो एक न्यूज न्यूज पे आया था कि यूएस टैरिफ मतलब ट्रेड डील्स के अराउंड, तो आप देखोगे कि उसने 16 to 26,200 के अराउंड का एक हाई बना के, पर वो सस्टेन नहीं किया। तो कंटिन्यू एक नीचे लोअर लो बनाता गया, और करंटली एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है निफ्टी। और आप देखोगे कि एक यहाँ पे मेरा कर्सर है, वहाँ पे जो सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, वो प्रीवियसली आप जब मार्केट 21,600 के अराउंड बॉटम बनाया था, तो मल्टीपल्स गैप थे। तो वहां से ये गैप फिल हो चुका है, तो एक अच्छी बात है। तो जनरली अभी निफ्टी दूसरे गैप पे सस्टेन कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ यहाँ पे देखोगे कि प्राइस लो लो बना रही है, पर आरएसआई ने नया हाई बनाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे तो अगर निफ्टी यहाँ से 23,200 के ऊपर सस्टेन करता है, तो अपने इंडेक्स में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिले, जो आप इंडेक्स को 24,000 और 24,200 तक के जोन में लेके जा सकता है। वहाँ अगर ये नीचे में सपोर्ट रहेगा 22,400 से लेकर 22,200 तक का। आने वाले टाइम में अगर ये यहाँ से 23,000 के ऊपर, सॉरी 23,200 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये फॉलिंग चैनल का भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है अपने को। जो कंटिन्यूस लो लो बना रहा है, वो उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में देखो आप, ये करंटली यहाँ पे मल्टीपल कंसोलिडेशन था, मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट, एक पहले यहाँ पे एक मल्टीपल टाइम सपोर्ट देखने को मिला, और एक वापस जो एक यहाँ पे यहीं पे कहीं ना करंट लेवल पर सपोर्ट लिया, फिर वहां से एक वापस एक रैली देखने को मिली। फिर वापस मार्केट ने एक हाई बनाया, वापस एक जो पैनिक था रशिया यूक्रेन वॉर्स का वो सबका, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बॉटम बनाया उसने, फिर वापस एक रैली देखने को मिली। अभी करंटली इंडेक्स वही लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो चांसेस है कि यहाँ से अपने को एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बाउंस के हिसाब से फिर एक देखोगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस भी है। यहाँ पे प्राइस ने भी दो बार लो बनाया, पर आरएसआई ने देखोगे तो यहाँ पे एक हाई बनाया हुआ है करंटली, यहाँ पे देखो यहाँ पे। तो चांसेस है कि यहाँ से एक अपने को एक शॉर्ट टर्म बाउंस देखने को मिल सकता है। करंटली अभी तो सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड का, अगर सेंसेक्स 76,000 के ऊपर सस्टेन करता है, मूव करता है, तो इंडेक्स 78,800 79,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और नीचे में सपोर्ट रहेगा 72,600 और 71,400, सेम निफ्टी के जैसा। वो भी उसने भी एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर वो 76,000 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो चांसेस है अपने को अच्छा खासा एक रैली देखने को मिल सकता है उसमें। अब बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी में आप देखोगे करंटली जो अभी तक तो ये साइडवेज ही चल रहा था, वो भी फॉलिंग लोअर लोस बना रहा था। तो अभी करंटली यहाँ पे एक 50 फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट किया था, जो 17,600 के अराउंड से लेके 22,400 का, तो उसका गोल्डन रेशियो कहीं ना कहीं 19,324 के अराउंड आता है। तो वहीं पे उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप देखोगे प्रीवियसली यहाँ पे एक जब मार्केट ने रैली करना चालू किया, तो ये यहाँ एक ब्रेकआउट दिया, तो वो वापस यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, फिर एक रैली देखने को मिली। करंटली प्राइस वो ही ब्रेकआउट के वहां पे रिटेस्ट कर रहा है। तो चांसेस है कि यहाँ से अपने को अच्छा खासा मूव देखने को मिले। इसमें भी आरएसआई डाइवर्जेंस देखने को, पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला। आरएसआई यहाँ पे इसने लो बनाया था, पर वापस प्राइस ने लो बनाया, पर आरएसआई ने कहीं ना कहीं वही वापस सेम लेवल पे बनाया। तो यहाँ पे चांसेस है कि नीचे डाउनसाइड कम लग रहा है। अगर मिड कैप निफ्टी 20,500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो 20,800 और 21,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वही डाउनसाइड में सपोर्ट रहेगा अपना फिबोनाची का 19,300 से लेकर 19,000 तक का। अब बात कर देंगे स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप निफ्टी के, तो स्मॉल कैप कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मल्टीपल जो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, फिर वहाँ पे उसने एक लो लो बना रहा है, और कई दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी करंटली देखोगे स्मॉल कैप ने एक
यहाँ पे एक जो गैप जोन है, छोटा सा गैप जोन है, वहां पे एक उसने सस्टेन किया है। प्रोबेबली बुलिश एंगल फिन तो नहीं बोल सकते, पर कहीं ना कहीं वो एक, सॉरी, बुलिश हरामी तो बुलिश हरामी कंप्लीटली नहीं, प्योर टेक्स्ट बुक पैटर्न नहीं, पर वो कैंडल उसके अंदर क्लोज हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो चांसेस है कि यहाँ से एक अपने को दे सकता है। और एक क्लासिक 3 बार डाइवर्जेंस हमने को देखने को मिला निफ्टी स्मॉल कैप में। अगर निफ्टी स्मॉल कैप 15,200 के ऊपर निकलता है तो चांसेस है कि एक अपसाइड 16,000 और 16,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और उसका सपोर्ट 14,000 और 13,800 का रहेगा। ये स्मॉल कैप का वीकली चार्ट है। आप देखोगे करंटली जो कोविड लो से और यहाँ पे जो प्लॉट किया 2023 ट्रेंड लाइन करंटली यहाँ पे वापस टेस्ट करी, और उसका भी एक सपोर्ट है। तो चांसेस है कि यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है स्मॉल कैप में। और बाकी सारे इंडेक्स ने वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, पर ये स्मॉल कैप ने ही अभी तक ये ट्रेंड लाइन को अच्छे खासा सस्टेन करके रखा हुआ है। तो चांसेस है आने वाले सेशंस में यहाँ पे अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो चांसेस है कि यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है अपने को। अब बात करते हैं कमोडिटीज की। कमोडिटीज में हम देखेंगे गोल्ड सिल्वर। यहाँ से गोल्ड सिल्वर में क्या एक्सपेक्टेड है और क्या देखने को मिल सकता है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में ऑलमोस्ट 28% पैराबोलिक मूव के बाद एक 28% का अपने को करेक्शन करेक्शन देखने को मिला ऑल टाइम हाई से। अभी रिसेंटली उसने 20 अपने 200 डीएमए को सपोर्ट लिया। तो चांसेस है कि अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे में अच्छा खासा डाउनसाइड क्लोजिंग बेसिस पर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। करंटली अभी उसको अच्छा खासा मूव देख के सस्टेन किया हुआ है, मतलब रिवर्स हो चुका है। रिवर्स मतलब क्लोजिंग नहीं दिया उधर। आप देखोगे कि आरएसआई भी कहीं ना कहीं 40 के नीचे ट्रेड करी, वो कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन है। तो अगर आरएसआई ने वापस वो 40 से रिवर्स होता है दोनों, मतलब गोल्ड कॉमेक्स और गोल्ड में, तो चांसेस है वापस हम लोग यहाँ से डाउन साइड देखने को मिल सकता है गोल्ड गोल्ड में। तो गोल्ड का सपोर्ट रहेगा अगर 1,35,600 ब्रेक होता है तो 1,30,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रजिस्टेंस अगर 1,50,000 के ऊपर जाता है तो 1,60,000 1,65,000 तक का देखने को मिल सकता है। गोल्ड कॉमेक्स में भी 26% का हमको ऑल टाइम हाई से करेक्शन देखने को मिला। उसने कहीं ना कहीं 200 डे का उसने भी सपोर्ट लिया, और उसका सपोर्ट रहेगा $45, $4,500 और $4,000 का। रजिस्टेंस रहेगा अगर $48, $4,800 के ऊपर जाए तो 5,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने भी एक अच्छा 50% जैसा हमको करेक्शन देखने को मिला ऑल टाइम हाई के बाद। और एक जो 4,20,000 का हाई बनाया था, तो अभी करंटली जो रिसेंटली लो बना 2,05,000 2,03,000 के अराउंड का, तो वहां से 50% 53% अराउंड होता है। तो उसने भी कहीं ना कहीं, दोनों ने गोल्ड सिल्वर ने एक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को अच्छा खासा सपोर्ट दिया, सपोर्ट देखने को मिला वहां से। अगर करंटली आप सिल्वर में देखोगे तो एक एक रेंज का भी उसने ब्रेकडाउन दे दिया दोनों में। तो चांसेस है कि सिल्वर में एक हमको अगर रिसेंटली जो 2,05,000 और 2 लाख के नीचे जाता है तो अच्छा खासा हमने को 1,80,000 तक का देखने को मिल सकता है लेवल। रजिस्टेंस जोन की बात करें तो 2,45,000 और 2,50,000 का है। और गोल्ड कॉमेक्स में भी देखोगे तो सिल्वर कॉमेक्स में भी देखो 50,000 का ऑल टाइम हाई से करेक्शन है, बट उसने भी कहीं ना कहीं 200 डे का सपोर्ट, 200 डे ईएमए का सपोर्ट लिया। अगर देखो उसमें करंटली एक इसमें भी एक वापस प्रीवियस लो पे आया था, वापस वहां से रिवर्स, अगर ये यहाँ के नीचे सस्टेन करता है जो $62 के नीचे अच्छा खासा हमको डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो कहीं ना कहीं 50 60 तक $50 तक आ सकता है। आगे के लिए मैं साई कुमार सर को बोलूंगा कि आगे का स्टॉक स्पेसिफिकली। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम साई कुमार है। तो हम यहाँ से कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो कि यहाँ से रिकमेंड हम लोग आपको रिकमेंड करते कि हाँ एवरी मंथ हम लोग रिकमेंड करते कुछ स्टॉक्स आप इसमें काम कर सकते हो। अभी हमने कुछ 3 स्टॉक्स लिए हैं और उसका लेने का पर्पस मैं आपको वैसे स्टॉक्स दिखा दे समझा दूंगा।
जैसे कि आप जानते हो कि ये वॉर ड्यू टू वॉर काफी सारे स्टॉक्स में हमको गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक्स में हमें नेगेटिव देखने को मिला है। वॉर के टाइम पे भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन इतना गंदा नेगेटिव भी उन्होंने परफॉर्म नहीं दिया है। मतलब वो वही के वही स्टेबल थे, और रिवर्सल के टाइम पे उनमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हमको देखने को मिला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहला स्टॉक देख लेते हैं, जिसमें जिसमें पहला स्टॉक है एमक्योर का। एमक्योर का मैंने यहाँ पे चार्ट रखा हुआ है, ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एटीएच लिखा है। एटीएच का मतलब ऑल टाइम हाई का है। यानी जब से अगर आप देखो तो काफी सारे स्टॉक्स ने तो 15 से 20% तक के वॉर के टाइम पे तोड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, या यहाँ तक कि उसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिलता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये यहाँ से अच्छा खासा यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। तो इसका मेन रीजन लेने का यही है कि वीकली पे इसने एक अच्छा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया है, ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। प्लस आरएसआई जो है वो अबाउ 60 लेवल है, यानी कि अबाउ 60 लेवल मतलब जब भी आरएसआई 60 प्लस होता है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि इस स्टॉक में ज्यादा स्ट्रेंथ है, और यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देखने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। प्राइस स्ट्रक्चर देखे तो इतना ज्यादा हमें इसमें नेगेटिव देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट वॉर के ड्यू टू वॉर भी इसमें इतना इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिला है। वॉल्यूम देखोगे तो ब्रेकआउट के टाइम पे भी वॉल्यूम में अच्छा खासा पॉपअप हमें देखने को मिला है। तो ये एक स्टॉक देख करके ऐसा क्लियरली पता चल रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से चलेगा तो डेफिनेटली मैक्सिमम चांसेस है कि ये स्टॉक यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, अनलेस एंड अनटिल कोई खराब न्यूज इसमें ना आए तब तक। तो ये स्टॉक आप बाय कर सकते हो एट 1655 पर 53 पर, जिसका टारगेट रहेगा 1946 का। और स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस रहेगा 1470 का। तो ये एक स्टॉक है जो आप ध्यान में रख सकते हो, अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो वो इस चीज में कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी में भी आप देख सकते हो कि इसने भी रिसेंटली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है। ऑल टाइम हाई के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दिया है। इसमें अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिला है। प्लस आप इसका आरएसआई देखोगे तो आरएसआई भी 60 के ऊपर चल रहा है, यानी कि इसमें स्ट्रेंथ तो दिख रही है। ठीक है। और कंसोलिडेशन आप देखोगे, काफी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद इसने एक अभी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो मैक्सिमम चांसेस इसमें भी है कि अगर मार्केट यहाँ से अच्छा चलेगा तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसको अगर इसमें अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो इसको बाय कर सकते हैं 797 पर। टारगेट रहेगा 935 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 712 का। थर्ड स्टॉक है शिल्पा मेडिकेयर। अब ये स्टॉक में आप देखोगे तो बीच में तो एक डबल टॉप इसने बना करके एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सॉरी सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लिया है। वहीं से आप देखोगे कि जब वहां से रिवर्सल लेकर के एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनाया हुआ है इसने। यहाँ पे जहाँ पे मैंने ब्रेकआउट दिया है, ये फ्लैग एंड पोल का एक छोटा सा अपने को ब्रेकआउट देखने को मिला है। प्लस ब्रेकआउट के टाइम पे एक वॉल्यूम पॉपअप भी देखने को मिला है। ठीक है। और जहाँ पे एक जो छोटा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, वहां पे एक ड्राई वॉल्यूम भी है। और वो ड्राई वॉल्यूम के बाद में जब एक ब्रेकआउट आ रहा है तो एक अच्छा वॉल्यूम पॉपअप भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये चांसेस है कि यहाँ से भी एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें अभी आरएसआई 60 के ऊपर नहीं है, बट 60 की तरफ बढ़ रहा है। 50 to 55 के अराउंड, मतलब 53 का रेंज में चल रहा है। तो चांसेस हैं यहाँ से भी कि अच्छा मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकता है।
तो अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये 350 पर बाय कर सकते हैं। 412 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 312 का। तो ये तीन स्टॉक्स हैं जिसमें जो हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, अगर किसको इन्वेस्ट करना हो तो नेक्स्ट मंथ के लिए आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसके आगे से आशीष मौर्य जी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो। तो ओवरऑल हमारा जो कंक्लूजन है, तो सेंसेक्स को लेके और मार्केट को लेके, निफ्टी का, फिर गोल्ड सिल्वर, फिर स्टॉक स्पेसिफिक में सेंसेक्स का बुलिश टू साइडवेज रहेगा, जिसमें आपका सेंसेक्स सपोर्ट रहेगा नीचे के साइड में 72,600, 71,400 का। अगर सेंसेक्स 76,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो इंडेक्स अच्छा खासा अपने को ऊपर अपसाइड देखने को मिल सकता है, 7800 से लेके 78 79,900 तक के लेवल्स। फिर निफ्टी में भी अच्छा खासा एक बुलिश टू साइडवेज व्यू लग रहा है यहाँ से। तो सपोर्ट रहेगा जिसमें 22,400 से लेकर 22,200 का। अगर निफ्टी ऊपर में सस्टेन करता है 23,200 को, तो इंडेक्स में अच्छा खासा हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है 24,000 से लेकर 24,200 के लेवल्स तक का। गोल्ड में हमको यहाँ से रेंज बाउंड मूवमेंट लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा हमको अपसाइड नहीं लग रहा है, कि और डाउन साइड भी नहीं, एक रेंज में घूम सकता है, जिसमें गोल्ड का सपोर्ट रहेगा 1,35,600, 1,30,000। रजिस्टेंस रहेगा 1,50,000 और 1,60,000 तक का। सिल्वर में भी एक एक्सपेक्टिंग रेंज बाउंड मूवमेंट है, कि फिर हमको भी उसमें सिल्वर में ज़्यादा अपसाइड नहीं लग रहा है। तो सपोर्ट रहेगा उसमें 2 लाख, और 2 लाख ब्रेक होता है तो 1,80,000 का। रेजिस्टेंस में 2,45,000 और 2,50,000 का। स्टॉक स्पेसिफिक में जैसा कि हमने डिस्कस किया, एमके और एथर एनर्जी और शिल्पा मेडिकेयर, जिसका चार्ट्स पैटर्न भी कंपेरेटिवली अच्छे खासे फॉर्म में है, और चांसेस है कि यहाँ से कि अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है स्टॉक्स में। आपको मैंने एक डेटा भी दिखाया और चार्ट्स के बारे में, चार्ट्स भी क्या बोल रहे हैं वो दिखाया। तो दोनों को कंक्लूड करके यहाँ से एक्सपेक्टेड एक रैली देखने को मिल सकती है मार्केट में, कि अपसाइड में, कि कहीं ना कहीं जितनी बार भी वॉर्स, ऐसा कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन आता है तो मार्केट ने बॉटम बनाया है कहीं ना कहीं, पर चांसेस उसके बाद आउट परफॉर्म भी किया है मार्केट ने। तो चांसेस है कि यहाँ से भी वो एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकता है या पूछ सकता है। यस, एनीवन। मार्केट के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो। सीडीएल सर, जनरली हम स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाएंगे। उसके अलावा आप तो भी सर, सीडीएसएल में आप करंटली आप देखोगे तो अभी करंट वो प्राइस 1,171 चल रहा है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्लोवर चैनल, फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस है अगर वो ब्रेक करता है तो ऊपर में अपसाइड देखने को मिल सकता है। अपसाइड में सर मेरे को 1250 के ऊपर वो ब्रेकआउट देगा फॉलिंग चैनल का, तो वहां से एक चांसेस है कि वहां से घूम सकता है स्टॉक। यस, एनीवन। रेलवे सेक्टर सर, करंटली रेलवे सेक्टर में अभी ऐसा एज ऑफ नाउ मूव कम लग रहा है, कि यहाँ से रेलवे सेक्टर देखोगे आप इतना कच्चा लास्ट 2 इयर्स में भी। तो वहाँ पे हमको रेलवे सेक्टर्स में जब तक नया कोई कैपेक्स या कुछ मर्जर एक्विजिशन नहीं होता है, तब तक हमको रेलवेज में ऐसा एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेड नहीं कि रैली आ सके।
हिंद कॉपर, ओके। कॉपर सर अभी करंटली एक अभी 493 पर ट्रेड कर रहा है, तो अगर वो एक लोअर टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि एचएनएस में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है, तो अगर वो 500 के ऊपर सस्टेन करता है ना सर, तो ऊपर में एक शॉर्ट टर्म बाउंस देखने को मिल सकता है अभी के लिए। यस, और कोई कि हम अपना सेशन मतलब कंक्लूड करें फिर। मतलब यही सर, यही टाइम है क्वेश्चंस पूछने का, मतलब मार्केट में क्या लगता है, अच्छा खासा अपने को डिस्काउंट्स में पर स्टॉक्स वो सब मिल रहे हैं, तो पूछ सकते हो सर आप, मतलब आपका जो व्यू कुछ हो तो। हमने सब कंक्लूड, मतलब सब मतलब कनेक्ट द डॉट्स किया है, तो उसके बेसिस पे हमको यहाँ से लग रहा है कि मार्केट में अच्छा खासा एक परफॉर्म मतलब वो अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो चांसेस है कि यहाँ से मार्केट में हमको दिवाली तक, नहीं तो उसके बाद तो एक चांसेस है अपसाइड देखने को मिले। ओके, तो मैं सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप यू लाइक दिस सेशन। अगर फीडबैक सर, आप लोग में से कोई फीडबैक फीडबैक देना चाहो तो दे सकता है सर, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव इम्प्रूव करें और अच्छे से डिलीवर कर पाए फिर। और ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल जर्नी, थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर, बोलिए। कुछ नहीं सर, सॉरी, थैंक यू बोला था सर। ओके।